Hello everybody, welcome to the world of physics. Let's fall in the love with the physics beta. Myself, I will introduce myself as a Kurna MK HOD of VIP team. Welcome you all people in the foundation course. ठीक है, तो अब हम फाउंडेशन कोर्स पे जाएंगे बेटा. तो फाउंडेशन कोर्स पे जाने से पहले मैं आपको कुछ फिजिक्स के बारे में बताऊंगा. Physics is one of the simplest subject in this universe, provided that you have to understand the physics the way physics wants to understand it. बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान में रखना, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं. तो हर चीज़ को अगर हमें समझना है तो बेसिक से चलना चाहिए. किससे चलना चाहिए बताओ बेटा? बेसिक से चलना चाहिए. अगर हम बेसिक से नहीं जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम्स आते हैं. मुझे ऐसा लगता है आप जितने भी बच्चे मेरा जो लेक्चर सुन रहे हैं, सभी लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है जब आप 8th स्टैंडर्ड में थे या फिर 9th में थे या फिर 10th में थे, जब भी आपको फैकल्टी आता है क्लासरूम में तो यही बताता है कि बेसिक्स की तरफ कंसंट्रेशन करो. इंग्लिश की मैडम आ गई तो आपको बोलेगी बेसिक्स पे कंसंट्रेशन करो. मैथ्स के सर आए तो आपको बोलेंगे बेसिक्स पे कंसंट्रेशन करो. साइंस के सर आए तो भी आपको बोलेंगे कि बेसिक्स पे कंसंट्रेशन करो. तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक्स? बेसिक्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? बेसिक्स का अगर आप मीनिंग देखना चाहोगे तो इट इज़ द फंडामेंटल. इट इज़ द फंडामेंटल. फंडामेंटल का मतलब क्या? जहाँ से सब्जेक्ट की शुरुआत होगी उसे हम फंडामेंटल कहते हैं. जहाँ से सब्जेक्ट की शुरुआत होती है. जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ. आपके पास मोबाइल है? हाँ है, तभी तो आप वीडियो देख रहे होंगे. जब आप मोबाइल फ़ोन पे कॉल करते हो या फिर कॉल रिसीव करते हो, व्हेनेवर यू डायल अ कॉल और व्हेनेवर यू रिसीव अ कॉल, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड यू स्पीक? बताओ सबसे पहले क्या बात आप बोलते हो, क्या वर्ड आप बोलते हो बेटा? बोलो. पापा का नाम लेके बात करोगे क्या अगर पापा का फ़ोन आया तो? नहीं ना. मान लो पापा का फ़ोन आया, आप बोल रहे हेलो रमेश, हाँ सांग ना, है ना? ऐसे बात करोगे क्या? ऐसे बात नहीं करोगे. तो फर्स्ट वर्ड क्या यूज़ करते बताओ? हेलो. वेरी नाइस बेटा. जो फर्स्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं जब भी हम किसी को बात करेंगे तो हेलो रहता है. तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइएगा व्हाट डू यू मीन बाय हेलो? क्या आप मुझे बता सकते हो हेलो का मीनिंग क्या है? ठीक है, अब देख लेना, बहुत कम बच्चों को मालूम है व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हेलो. बचपन से लेकर आज तक हम ये वर्ड को यूज़ कर रहे हैं और आज तक हमें नहीं मालूम कि हेलो का मतलब क्या होता है. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको उनका जो नाम है, उनके नाम का मीनिंग मालूम है. असे किती विद्यार्थी आहेत मला सांगा ज्या विद्यार्थ्यांना स्वतःचा नावाचा अर्थ माहीत आहे? आलं? हे याला म्हणतात बेसिक्स. इसको बोलते हैं बेसिक. और अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहता है फंडामेंटल ऑलवेज बिगिन विद द फंस. यानी कि जितना भी फंडामेंटल है ना, सब फन से स्टार्ट होता है. अगर आप फिजिक्स को एज ए बर्डन बोल के लोगे तो आपको ये बर्डन ही लगेगा, मगर फिजिक्स को अगर आप एक गर्लफ्रेंड की तरह देखोगे तब आपको फिजिक्स में बहुत मज़ा आएगा. और जिनको बॉयफ्रेंड की तरह देखना है वो बॉयफ्रेंड की तरह देख सकते हो बेटा. बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है. कॉन्सेंट्रेशन करना है बेसिक्स की तरफ. तो बेसिक्स का जो मीनिंग है वो ध्यान से सुनना, जहाँ से सब्जेक्ट का स्टार्ट होता है. जहाँ से सब्जेक्ट का स्टार्ट होता है. अब आप लोगों ने 10th का एग्जाम दिया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हाँ, वेरी नाइस. हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे मैथमेटिक्स, कुछ बच्चे बोलेंगे साइंस, बोलेंगे कुछ बोलेंगे इंग्लिश. क्यों इंग्लिश? मैडम ने पढ़ाया था, ज़्यादा इंटरेस्ट आया. ठीक है ना, कोई बात नहीं है. कुछ बच्चे बोलेंगे हिस्ट्री, कुछ बच्चे बोलेंगे ज्योग्राफी, और कुछ बच्चों को कौन सा भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है. हो सकता है अलग अलग है. अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने बच्चों को जो भी सब्जेक्ट पसंद है, कि आप लोगों को वो सब्जेक्ट का डेफिनेशन मालूम है? डिड यू नो द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट? तो बेटा ध्यान से सुनना. चलो, मैथमेटिक्स है तो आप वीडियो पॉज करके खुद देख लेना कि मैथमेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है. साइंस है, वीडियो पॉज करके देख लेना कि साइंस का डेफिनेशन क्या हमें मालूम है. अगर हिस्ट्री मालूम है, ज्योग्राफी मालूम है, तो एग्जैक्ट हमको मालूम होना चाहिए बेटा. जहां से भी सब्जेक्ट का स्टार्ट होता है ना, उसी को बेसिक्स कहते हैं. ध्यान से सुनना. ओके, तो अब हम लर्न कर रहे हैं फिजिक्स. क्या लर्न कर रहे हैं बेटा? हम फिजिक्स लर्न कर रहे हैं. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग में फिट करके रख लो. आपको 10th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स हैं उससे, और आपके जो 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स आप लाने वाले हो नीट और JEE और CET में, वो मार्क्स जो आपने 10th स्टैंडर्ड में लिया है, वो मार्क्स और आप जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, इन दोनों में कुछ भी रिलेशन नहीं है. अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में बहुत कम मार्क्स मिले हैं, यू आर द लकी, यू आर गोइंग टू गेट द स्कोर इन द न्यू मार्क्स इन द कमिंग डेज ऑफ योर लाइफ.
अब जिन बच्चों को ज़्यादा मिला है इसका मतलब ये नहीं उन्होंने पाप किया बेटा, आपको डबल मेहनत करना होता है अपना रैंक मेंटेन करने के लिए। ओके, तो हमने जो मार्क्स लिए हैं 10th स्टैंडर्ड में, वो मार्क्स का रिलेशन हम जो एग्जाम देने वाले हैं इसका कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप ये पूछ रहे होगे सर आप ये क्यों बता रहे हो और किस लिए बता रहे हो। एक बात ध्यान से सुनो बेटा, हम जो नीट, सीईटी और जेईई के एग्जाम जो हम देने वाले हैं, ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, और हमने आज तक जो एग्जाम का पैटर्न देखा है वो है सब्जेक्टिव, और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ध्यान से सुनना, क्या डिफरेंस होता है? द सब्जेक्टिव विल check the length of your knowledge, whereas the objective will check the depth of your knowledge, and there is a big difference between length of the knowledge and depth of the knowledge. दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है बेटा, ध्यान से सुनना। ओके, तो हम देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव को कैसे डील करना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको कम भी मार्क्स मिले होंगे ना 10th स्टैंडर्ड में, तो डरने वाली बात नहीं है, आप मेहनत करो, आपको आएगा। और मैं मेरे बॉटम ऑफ हार्ट से आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, वो स्टोरी ध्यान से सुनना। आपके पापा को पूछ लेना कि सबसे जो फर्स्ट फोन आपके पापा ने लिया था वो कौन सा था। वो था नोकिया कंपनी का। कौन सा था बेटा? नोकिया कंपनी का था। आज नोकिया का फोन आप देख लेना कि आपके कितने दोस्तों के पास है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दोस्तों के पास आपके नोकिया का फोन होगा। क्यों नहीं है? स्टार्टिंग तो उन्होंने किया था ना, तो एंड पॉइंट तक आना चाहिए था, तो नहीं आया। तो क्या हुआ, नोकिया को खरीद के लिया गया है विंडोज ने, यानी कि बिल गेट्स ने। अब मुझे एक बात बताओ, नोकिया लास्ट तक क्यों नहीं आया? नोकिया लास्ट तक इसलिए नहीं आया बेटा क्योंकि नोकिया को ऑफर किया गया था कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन से यूज करना स्टार्ट करो अपना फोन, तो उन्होंने यूज नहीं किया, उन्होंने चेंज नहीं किया खुद को, और मार्केट से वैनिश हो गए। वेरी सिमिलरली 11th और 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आपको लाना है। ये तो हो गया नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आगे जाके मैं आपको बात बताऊं तो और शायद आपको बात और अच्छी लगेगी। बेटा ध्यान से सुनना, जिंदगी के आखिरी दम तक हमको चेंजेस करना है। वी हैव टू चेंज, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है सिवाय चेंजेस के, तो चेंज हमें करना है। तो यहां से जितने भी लेक्चर चलेंगे, फिजिक्स के चलेंगे, केमिस्ट्री के चलेंगे, बायोलॉजी के चलेंगे, आप अपने आप में मॉडिफिकेशन करते चलो। 10th स्टैंडर्ड के मेथड्स को मत लगाओ यहां पर। 10th स्टैंडर्ड की मेथड का मतलब रट्टा पट्टी है, याद करना है, मगअप करना है, समझ के नहीं लेना है। अगर आप वही 10th स्टैंडर्ड के मेथड्स लगाकर अगर नंबर लाने की कोशिश करोगे तो कुछ चैप्टर्स में आपको नंबर आएंगे, बाकी सारे चैप्टर्स में आपको नंबर नहीं आएंगे। और नीट के एग्जामिनेशंस में, जेईई के एग्जामिनेशन में, सीईटी के एग्जामिनेशन में मेरे प्यारे बच्चों एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ॲक्युरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टंट आहे। तो मैं चाहता हूं की आप लोग सर्वगुण संपन्न झाले पाहिजे प्रत्येक ऑब्जेक्टिव्हच्या न्यूमरिकलमध्ये। आलं तर ती रटाळ पद्धत तुम्ही लावू नका। नवीन नवीन पद्धत तुम्हाला सर शिकवण्यात येणार आहेत, तर ते नवीन नवीन पद्धत तुम्ही अप्लाय करत चला। आलं तर काळजी करू नका तुम्ही फिजिक्सबद्दल, त्यालाच मराठीमध्ये आपण भौतिकशास्त्र म्हणतोया। चला चालू करूया आपण फिजिक्सबद्दल। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, है ना? मैंने जैसा बता रहा था आप लोगों की हमें बेसिक्स पे कंसंट्रेशन करना है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइएगा कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली फिजिक्स? ओके, अब बच्चे स्टार्ट करेंगे अपना डेफिनेशन। इट इज द स्टडी ऑफ साइंस विच डील्स विद ब्ला ब्ला ब्ला। वो खत्म हो गया बेटा, वो तो 10th स्टैंडर्ड तक था, वो खत्म हो गया। इट इज द स्टडी ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। अब सुनना, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। बोले बेटा क्या? फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। सुनाई नहीं दे रहा? बोलो, फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। नेचर में जितने भी सारे लॉज हैं वो सारे लॉज को स्टडी करना मतलब फिजिक्स। सर कौन कौन से लॉ? मैं बताता हूं आपको कौन कौन से लॉ आते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, अर्थ और सन दोनों में अट्रैक्शन है कि नहीं है? ये सन है और ये अर्थ है। अब सन क्या कर रहा है? अर्थ को खींच रहा है, और अर्थ क्या कर रहा है? सन को खींच रहा है। दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो बेटा कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ये नहीं है लॉ? ये लॉ है। कोई भी चीज को आप ऊपर फेंको तो वो नीचे आती है। इट इज ऑल्सो लॉ। चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दोनों रिप्लाई कर रहे हैं, है ना? अगर अपोजिट साइड है तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे। ये भी एक लॉ हो गया। यानी कि क्या पूरी दुनिया में जितने भी लॉज हैं नेचर के, वो लॉ का स्टडी करना मतलब फिजिक्स आता है। और फिजिक्स को स्टडी करने के लिए मैथमेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मैथ्स आता है तो फिजिक्स आपको बहुत आसान है, अगर आपको मैथ्स नहीं आता तब भी आपको फिजिक्स आसान ही जाएगा। तो सर आप बोलना क्या चाहते हो? बेटा ध्यान से सुनना, अगर आपको मैथ्स आता है तो जो मैथ्स के कैलकुलेशंस हैं वो बहुत कम समय में आप करोगे। और मैथ्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैथ्स हमें हाई फंडू वाला मैथ्स नहीं चाहिए। कुछ बच्चों को लगता है नहीं सर बहुत हाई फंडू वाला मैथ्स लगेगा क्या, कुछ पेरेंट्स भी ऐसे सोचते हैं कि हम 11th में मैथ्स रखें क्या, क्यों रखना है 11th में मैथ्स? नहीं सर हमें 11th में मैथ्स लेने के बाद फिजिक्स आसान जाएगा। ध्यान से सुनो, मैथ्स जितना भी लगता है फिजिक्स को समजने के लिए, जेवढं पण गणित लागतंय भौतिकशास्त्रला समजण्यासाठी, ते पूर्णच्या पूर्ण मैथ VIP टीम तुम्हाला शिकवणार है। पूरा का पूरा मैथ्स VIP टीम आपको पढ़ाएगा। आपको मैथ्स के लिए अलग कोचिंग को जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू द फिजिक्स थ्रू द मैथ्स इटसेल्फ ओनली, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। वो डरने वाली बात है नहीं, तो हम पढ़ाएंगे बेटा आपको मैथ्स, डरने वाली बात है नहीं। और मैथ्स भी है, फिर ग्राफ एनालिसिस है, इक्वेशन एनालिसिस है, ये सब हम पढ़ाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और मेरी बात ध्यान से सुनना, मैथ्स आप मत लो, अगर आपका मेडिकल ग्रुप है तो आप मैथ्स मत लो, इसलिए मत लो इन 11th स्टँडर्ड ॲज ए सब्जेक्ट की फिजिक्स को समजने के लिए, ते आम्ही तुम्हाला पूर्ण शिकूया। आलं? आता फिजिक्सला समजण्यासाठी मॅथ्सची गरज आहे, तर चला आपण चालू करूया एक छोटासा बीट गणिताचं, जे आपल्याला लागणार आहे भौतिकशास्त्रला समजून घेण्यासाठी। आणि तो पॉइंट आणि तो बीट मतलब म्हणजे कुठलं, तो म्हणजे मित्रांनो डेरिवेटिव है बेटा। कौन सा पॉइंट है वो? डेरिवेटिव। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। इसको VIP टीम डिस्ट्रीब्यूट करती है मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। बोले बेटा क्या? मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स टूल्स है किसको समझने के लिए? फिजिक्स को समझने के लिए। और सबसे जो पहला टर्म है वो टर्म है बेटा डेरिवेटिव। अब हम ध्यान देंगे डेरिवेटिव का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव, हम ध्यान देंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिहून घ्यायची गरज नाही आहे। जेव्हा मी तुम्हाला सांगणार चला विद्यार्थ्यांनो आता तुम्ही लिहून घ्या, तेव्हाच तुम्ही लिहून घ्यायचं, त्याच्या अगोदर काहीच लिहून घ्यायचं नाही, निवांत बसा। आता जसं मी तुम्हाला फिजिक्सची डेफिनेशन सांगितले ना, ते मी तुम्हाला लिहून देणार। आता डेरिवेटिव शिकवणार, ते पण मी तुम्हाला लिहून देणार। जोपर्यंत आम्ही सांगणार नाही तुम्हाला तोपर्यंत तुम्ही लिहून घ्यायची गरज नाही, निवांत बसा, मजेत एकदम खिडकीच्या बाजूला बसा किंवा एसीच्या खालीवर बसा, छतावर बसा, कुठेतरी बसा, परंतु निवांत बसा। आला? निवांत एकदम डोक्यावर बसा, कुठेही बसा, परंतु निवांत बसा, टेंशन घेऊ नका। वी आर विथ यू पीपल, ठीक है। तो लिखना नहीं है बेटा, मैं आपको फिजिक्स का डेफिनेशन बाद में लिखा के दूंगा। तो चलो चलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का डेफिनेशन जो आता है, इट इज नथिंग बट, डेरिवेटिव इज नथिंग बट टू कैप्चर द इफेक्ट ऑफ चेंज। बोले बेटा टू कैप्चर द इफेक्ट ऑफ चेंज। अभी हो गया इंग्लिश में, जरा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लगता है। और अगर आप विकिपीडिया पे मैथमेटिक्स के बुक अगर आप देखोगे तो वहां पे ये बोला जाता है डेरिवेटिव इज टू शो द रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव इज टू शो द रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो मैं बताता हूं इसको डिटेल में, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, उसका आंसर देना चाहिए मुझे आप लोग। क्या आपकी हाइट चेंज हो रही है? चेंज होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है। मतलब रात में सोए सुबह में उठे तो 1.5 फीट बढ़ गई, ऐसे नहीं। 1 साल में 1.5 साल में आपकी हाइट चेंज होती है। क्या मेरी हाइट चेंज होगी? बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट है मेरी हाइट। जब आप एक्चुअल लेक्चर में देखोगे तो कुरने सर की हाइट लगेगा आपको 5 फीट 4 इंच है, ठीक है ना। कितना है बेटा? 5 फीट 4 इंच है, बदलती नहीं है, अभी मेरी हाइट कांस्टेंट है। क्या आपकी हाइट चेंज होती है? हाँ ऑफ कोर्स हाइट चेंज होती है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अगर आपकी हाइट चेंज होती है तो आपको पैंट का कपड़ा ज़्यादा लगेगा, टी शर्ट का कपड़ा ज़्यादा लगेगा, बराबर है कि नहीं है? तो आपकी हाइट के चेंजेस होने की वजह से इतने सारे चेंजेस आएंगे आप लोगों में। नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया। नंबर 2 पॉइंट, लेट्स से हेयर। क्या आपके हेयर की लेंथ, जो हेड का हेयर है, डोक्यावरचे जे केस आहेत है ना, वो लेंथ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? ऑफ कोर्स बढ़ती है बेटा, ठीक है ना। ज़्यादा अगर आपने हेयर बढ़ा लिए तो पापा कट करेंगे। याद है ना बचपन के दिन आपको, समर सीजन मालूम है ना। हमारे बचपन में तो बेटा सिर्फ 2 ही कट चलते थे, एक कट चंपी कट। आमच्या लहानपणी आमच्या वडिलांनी घेऊन जायचं वारकाकड, आणि एकदा जर वस्त्र लावला तर पूर्ण विन डिझेल सारखं आलं, XXX, ठीक आहे। आणि दुसरी कट म्हणल्यावर शाळेची कट।
शाळेची कट तुम्हाला सांगतो, आई एवढं तेल लावायचे आमच्या डोक्यावर, विचारूच नका. असं भांग आम्हाला तलवारसारखी दिसायची. आलं का लक्षात ना? हे 2 कट चालायचे. आता तुम्ही बघा, तुमच्या काळात जरा कट वेगवेगळे आहेत. एक अजय देवगन कट आहे ना, आणि एक तेरे नाम कट आहे. सध्या बघू शकता तुम्ही, तेरे नाम कट आहे. तर वेगवेगळे कट आहेत आपल्याकडे, बरोबर है कि नहीं? हाँ है ना? हाँ. तो आप एक बात ध्यान में रखना, अगर हेयर की लेंथ अगर चेंज हो गई तो कटिंग का जो स्टाइल है ना वो भी बदलता है. अगर हेयर बहुत कम है तो मान लो गजनी कट है, और एक आता है ना स्पाइक कट आता है, देखो बेटा सामने थोड़ा थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है. आप तो टिकटॉक पे इतने ज्यादा स्टार्स हैं तो पूछो एक बात. तो लेंथ अगर चेंज हो गया तो कुछ चेंजेस होने लगते हैं. और मैं बताता हूं, सेकंड एग्जांपल मैंने आपको बताया. पहला एग्जांपल क्या हुआ, आपके हाइट का. सेकंड एग्जांपल क्या हुआ बेटा, आपका जो हेयर का लेंथ चेंज हो रहा है वो. थर्ड एग्जांपल मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल बताता हूं. मान लो जिस रूम में आप सो गए थे रात में, लाईट चली गई, लाईट गेली आणि इन्व्हर्टर नहीं है मान लो बेटा. अब जब इन्वर्टर नहीं है तो क्या होता है, आप सब लोग उठ जाओगे. क्यों? मॉस्किटो जो होते हैं वो आपके इंतजार में तो है, मॉस्किटो है ना, मच्छर. तो सब लोगों की जितने भी थे वो सब लोगों की नींद खराब हो जाते, कुछ लोग उठ जाते, मगर एक नहीं उठता. वो कौन नहीं उठता बता? वो आपका बड़ा भाई. हो सकता है आप खुद हो, जो आपके घर में बड़े होंगे. तो घरामध्ये जे मोठे राहतात बघा, ते कुंभकरणच राहतात बघा, ते अजिबात उठत नाही. कदाचित तुम्ही पण होऊ शकता, ते उठत नाही. परंतु लाईट गेल्यामुळं सगळ्यांची झोप उडाली किंवा मोडली, तर हे बदल झाला. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे हाच राहतो बेटा, लक्षात घ्या. एखादी गोष्ट जर बदलली, त्या बदल झाल्यामुळं काय इफेक्ट आले त्याला आपण डेरिव्हेटिव्ह म्हणतो. शेवटचं एक्झाम्पल सांगतो, ते लगेच तुम्हाला कळून जाईल. जिथं तुम्ही बसलात, समजा तिथं टेम्परेचर मी वाढवलं. टेम्परेचर जर वाढवलं तर घाम तुम्हाला यायला चालू झालं. आता टेम्परेचर वाढवल्यानंतर तुम्हाला जी घाम आलं, दैट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाएगा तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट टू कैप्चर द इफेक्ट ऑफ चेंज. बोले बेटा, डेरिवेटिव इज नथिंग बट टू कैप्चर द इफेक्ट ऑफ चेंज. वेरी नाइस. चलो हेडिंग देना बेटा सभी लोग, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स. दे दो आप आराम से हेडिंग, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स. दिया? चलो नीचे लिखो अभी फिजिक्स. लिखो बेटा फिजिक्स कोलन. फिजिक्स इज नथिंग बट टू स्टडी द laws of nature. To study the laws of nature. Full stop. Next line, derivative. स्पेलिंग आप बोर्ड पे देख सकते हो. डेरिवेटिव लिखा? चलो नीचे लिखो बेटा इसका डेफिनेशन. टू कैप्चर द इफेक्ट ऑफ चेंज, टू कैप्चर द इफेक्ट ऑफ चेंज, to capture the effect of change, we take the derivative. चलो बेटा लिख के लिए डेरिवेटिव का डेफिनेशन. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूलेज देखेंगे इसके. ऑफ कोर्स फॉर्मूले, मैथ्स का मतलब क्या बेटा, फॉर्मूले आना ही आना है उसके अंदर. तो अब हम फॉर्मूलेज देखेंगे और फॉर्मूलेज के ऊपर एक फॉर्मूला है इसका फंडामेंटल, और उसके ऊपर कैलकुलेशंस है. फॉर्मूला होगा फिर कैलकुलेशंस देखेंगे. देखो डेरिवेटिव को जो लिखा जाता है, हर चीज़ का एक नॉर्म्स होते हैं, हर चीज़ का साइंस एंड कन्वेंशंस होते हैं. बड़े बड़े अगर आप शॉपिंग मॉल में गए, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम के बाहर रुक कर आपको देखना होता है कि कौन सा डोर आपको ओपन करना है. बराबर है कि आंख बंद करके किसी भी डोर में जाओगे, अगर गलती से जहाँ जाना नहीं था अगर वहाँ गए तो मार खा के आओगे. नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं बेटा. जब आप डोर पे जाते हो ना तो वहाँ पे 2 सिम्बॉल्स होते हैं, लेडीज एंड जेंट्स. तो जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए. तो ये होता है साइंस एंड कन्वेंशन. रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो देखेगा आपको रेड सिग्नल दिखेगा, ग्रीन दिखेगा और ऑरेंज दिखेगा. क्या रेड दिखने के बाद गाड़ी चलाते हो? अगर चलाए तो ऑफ कोर्स यू हैव टू पे द फाइन. वेरी सिमिलरली डेरिवेटिव को जो लिखा जाता है वो एक फॉर्मेट है. वो फॉर्मेट कौन सा है वो समझ के लेना. तो सबसे पहले फॉर्मेट देख के लो बेटा कैसे लिखा जाता है. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये है क्या? दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. चलो बेटा बोलो मेरे साथ, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. One more time, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. और एक बार, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. क्या कहा जाता है इसे? डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. What is this y and what is this x? y is a dependent quantity on x. y ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? x के ऊपर.
ठीक है ना, ये आता है। सर नहीं समझ में आ रहा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं। मान लो बेटा y इज अमाउंट इन योर पॉकेट। y क्या है? ये अमाउंट है, आपके जो खिसे में जो पैसे है ना वो अमाउंट है। फाइन, कौन कौन देता है बेटा आपको पैसे? ऑफ कोर्स पापा देते हैं, लेट्स से मम्मी देती है, सबसे ज्यादा पैसे तो मम्मी देती है। तो मान लो उसको हमने ले लिया एक्स स्क्वायर। क्या ले लिया हमने? एक्स स्क्वायर। आपके जो मम्मी पैसे देती है प्लस आपको पापा भी पैसे देते होंगे, मान लो एक्स। अगर आपको बड़ी बहन है, यू हैव बीन गिफ्टेड बाय द एल्डर सिस्टर, देन माइट यू मे गेट सम अमाउंट फ्रॉम हर आल्सो, लेट्स से +5। अगर आपके पास बड़ा भाई है तो वो इतना हरामी है, ध्यान में रखो, वो आपसे पैसे निकालेगा, लेट्स टेक इट -10। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, यस और नो। तो ये बन गया एक इक्वेशन। तो y क्या है? y इज अमाउंट, y इज अमाउंट। किसने किसने दिया? मम्मी ने दिया, पापा ने दिया। अगर बड़ी बहन है तो बड़ी बहन दी है, अगर नहीं है तो बड़ा भाई आपसे -50 निकाल, -10 निकाल के लेगा। बराबर है कि नहीं है? तो हुआ क्या? ये एक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? ये इक्वेशन है। बहुत सिंपल है बेटा, मैथ्स भी ध्यान में रखना। और लाइफ में मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे डॉक्टर बनो चाहे इंजीनियर बनो, लाइफ में आखिरी तक जो सब्जेक्ट काम में देगा ना, दैट इज द मैथ्स। कैसे क्या? डॉक्टर भी अगर बन गए तो कैलकुलेशन तो इसी का ही करना है, इंजीनियर भी अगर बने तो इसी का करना है, फोटोग्राफर भी अगर बने ना बेटा तो कैलकुलेशन इसी का ही करना है। तो ध्यान से सुनना, ये मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y क्या हुआ? y डिपेंड करता है किसके ऊपर? x के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? x के ऊपर। ऐसे हम बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हैं, ध्यान से सुनो। तो हुआ क्या, मैं क्या पढ़ा रहा था आपको? y इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन x, डिपेंड्स ऑन x। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ। अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताऊंगा। कौन सा फॉर्मूला बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जैसे मैं आपको बताता हूं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपने पढ़ चुके हो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। According to theorem of Pythagoras, hypotenuse square is equals to base square plus height square। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं। sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं। ये जैसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वैसे ही डेरिवेटिव का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सर जी कौन सा? सुन लेना, डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान से सुनो, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर r। आवाज चाहिए बेटा, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर r विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो पढ़ो मेरे साथ, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर r विथ रिस्पेक्ट टू x इश इक्वल्स टू, क्या बोलता हूं मैं इसे? इश इक्वल्स टू। ठीक है, क्या आएगा इसका फॉर्मूला? r x टू द पावर r -1। बोलो बेटा, हाँ, r x टू द पावर r -1। एक एक करके मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अब ये तो हो गया बेटा इंग्लिश में, इसको याद करना। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर r विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू r x टू द पावर r -1। मैं इसको मराठी में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूं। इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है हमें? आरची -1, आरची -1, वन मोर टाइम, आरची -1। आ गया समझ में? अब ये मत पूछो कि आर्ची कौन है, देखा ना सैराट पिक्चर? हाँ बोला ना, हाँ या ना? हाँ, तो ये हुआ आर्ची -1 आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे आर का मतलब आर्ची नहीं होता, वो तो जोक हो गया था बेटा। आर इज एनी नंबर, आर इज एनी नंबर। ठीक है सर, कौन कौन सा नंबर? आप जो नंबर लेना चाहते हैं आप वो नंबर ले लो। अब 0 ले लो, -6 ले लो, -1/2 ले लो, -5/7 ले लो, 3/2 ले लो, 1/5 ले लो, 2 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, -2, whatever number you want to pick up, you pick up that particular number। आपको जो नंबर लेना है ना बेटा, वो नंबर आप लिख सकते हो या फिर आप ले सकते हो। r इज नथिंग बट r इज एनी नंबर। बोलो बेटा, सुनाई नहीं दे रहा? r इज एनी नंबर, r इज एनी नंबर। और कौन सा भी नंबर आ सकता है। आगे ना बेटा समझ में ये? बोलो हाँ या ना? हाँ, चलो लिख के ले लो। द जनरलाइज्ड formula for derivative is, लिखो बेटा, जो बोर्ड पे दिया गया है लिख के लेना। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर r विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू r x टू द पावर r -1। लिख के लिया, सिंपल फॉर्मूला है, हुआ। ठीक है, चलो नीचे लिखो,
R is any number, R is any number, R ये कौन सा भी नंबर हो सकता है, R is any number। हो गया बेटा। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या देखेंगे बेटा हम अब? न्यूमेरिकल्स। हम जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको, उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मैं फॉर्मूला तो मुझे याद है, बट जस्ट टू टीच यू पीपल एक छोटा सा फॉर्मेट में मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, ताकि आपको पढ़ाते समय मैं रेफरेंस देके बताऊंगा कि कैसे आता है। चलेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। लिखना नहीं है, जब बोलूंगा तभी लिखना, उसके पहले बिल्कुल नहीं लिखना, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड, मान लो फाइंड dy बाय dx, यानी कि क्या, डेरिवेटिव ऑफ y पूछा जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। इफ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4, यह है क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बहुत ही सिंपल मेरे प्यारे दोस्तों। लेट से यहां पे मैं लेता हूं आंसर, सिंपल न्यूमेरिकल है। अब हमें पूछा गया है फाइंड dy बाय dx, तो मैं क्या करूंगा, dy बाय dx जैसा था ना वैसे मैं लिखता हूं। ये पूछा है ना मुझे dy बाय dx, तो मैंने dy बाय dx रख दिया। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताइएगा, ये y का वैल्यू जो दिया गया है न्यूमेरिकल में वो क्या है, x टू द पावर 4, यानी क्या y के लोकेशन पे मैं x टू द पावर 4 रख सकता हूं। तो यहां मैं लिखूंगा d अपॉन dx x टू द पावर 4। आगे समझ में? जो y का वैल्यू था वो y का वैल्यू मैंने रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या था हमारे पास फॉर्मूला, बताइएगा, आरची माइनस 1। सुना नहीं रहा बेटा? हाँ, आरची माइनस 1। अब बताओ आरची का वैल्यू कितना, x टू द पावर r। अब बताओ बेटा आरची का वैल्यू कितना है, 4। कितना है, 4। तो फॉर्मूला क्या है, आरची, ओके, आरची, फिर x लिखना है, फिर मैं x लिखूंगा आरची माइनस 1। हुआ क्या, 4, x टू द पावर 4 माइनस 1 कितना है बेटा, 3। दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट डू वी हैव, dy बाय dx। क्या है बेटा, ये dy बाय dx है। आ गया समझ में? बहुत ही सिंपल, ध्यान से सुनना। फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आया। जस्ट एक रिवाइज करता हूं। हमें पूछा गया है dy बाय dx, y का वैल्यू दिया है x टू द पावर 4, तो फॉर्मूला क्या है, आरची माइनस 1। यहां पे x लिखना है, 4 माइनस 1 3 आ गया। आ गया ना बेटा समझ में न्यूमेरिकल? चलो अब स्क्रीन को पॉज करना। किसको पॉज करना? स्क्रीन को पॉज करना और लिख के लेना बेटा। चलो पॉज करो स्क्रीन को, पूरा क्वेश्चन भी लिख के लेना और आंसर भी लिख के लेना। ओके चलो, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने स्क्रीन को पॉज करके लिख के लिया होगा। नाउ आई विल जंप टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, नंबर 2। अब थोड़ा सा नंबर हम चेंज करेंगे बेटा। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे से बढ़ाएंगे। फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर माइनस 5। y इक्वल्स टू x टू द पावर माइनस 5। क्या किया मैंने सिर्फ नंबर का साइन चेंज किया और नंबर चेंज किया। अब आंसर लेंगे। हमें पूछा है dy बाय dx, तो मैं लूंगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx आया। मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा y का वैल्यू क्या है? y इज नथिंग बट x टू द पावर माइनस 5, तो यहां पे आएगा x टू द पावर माइनस 5। फॉर्मूला क्या कहता है हमें? आरची माइनस 1। अब आरची का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? माइनस 5 है, तो क्या आता है देखो, माइनस 5 आरची माइनस 1। आ गया ना समझ में? देख लेना, बहुत ही सिंपल है। बताओ टफ है क्या? बहुत चिल्लर है। आरची माइनस 1, एक्स लेना नहीं भूलना। ओके, अब हुआ क्या बेटा, ये माइनस 5 आया, माइनस 5 माइनस 1 कितना आता है? माइनस 6। दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, स्क्रीन को पॉज करो और लिख के ले लो बेटा। चलो, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने स्क्रीन को पॉज किया होगा और लिख के लिया होगा। अब न्यूमेरिकल को बढ़ाना है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना है, बाकी सब तो सेम है बेटा। रेस्ट ऑफ ऑल इज सेम इटसेल्फ ओनली। ओके, अब नंबर जो जाएंगे वो फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगे बोले बेटा? फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल्स टू
सॉरी y इक्वल्स टू x टू द पावर 5/4 लेंगे। क्या लेंगे? 5/4। पढ़ाते समय मैंने क्या बोला था? r इज एनी नंबर। क्या बोला था बेटा मैंने? r इज एनी नंबर। आप कौन सा भी नंबर ले सकते हो। अब मुझे चाहिए dy/dx, अब मैं लूंगा dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx। बेटा y का वैल्यू क्या है? x टू द पावर 5/4। तो y के लोकेशन पे क्या लिखूंगा मैं? x टू द पावर 5/4। फॉर्मूला क्या है हमारा? आरची माइनस 1। आरची का वैल्यू 5/4, x टू द पावर 5/4 माइनस 1। ओके, अब होगा क्या बेटा? 5/4 x टू द पावर, ये 4 उधर गया, 5 में से 4 गया, या तो चाहिए तो करके देता हूं कैलकुलेशन, सिंपल है इसके लिए। स्टार्टिंग में 5 माइनस 4 कितना आया? 1। तो आंसर क्या आएगा? 5/4 x टू द पावर 1/4। आ गया ना समझ में? क्या है? कुछ नहीं, ओनली वन फॉर्मूला। व्हाट इज दैट? आरची माइनस 1। कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ, आरची माइनस 1। चलो बेटा स्क्रीन को पॉज करो और लिख के लीजिएगा। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने लिख के लिया होगा। अब इसी नंबर को हम माइनस भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बोलो बेटा? हम माइनस भी ले सकते हैं, या फिर मैं नंबर को चेंज करता हूं। लेट्स आई चेंज द नंबर नाउ। नंबर y इज इक्वल्स टू x टू द पावर में भी, बताओ कितना लूं? 5/7 लूं? चलो बेटा -5/7 आया। फिर क्या पूछा है? फाइंड dy/dx। कौन सा मेथड? dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx आया बेटा। अब बोलो क्या आएगा? हाँ, x टू द पावर, y का वैल्यू कितना है बेटा? x टू द पावर -5/7, -5/7। क्या है हमारा फॉर्मूला? आरची माइनस 1 हो गया, -5/7 आरची माइनस 1। ओके, नाउ -5/7 x टू द पावर, ये उधर गया, चाहिए तो करके देता हूं बेटा कैलकुलेशन स्टार्टिंग में। ओके, -5 -7 कितना आता है बताइएगा? बोले बेटा -12/7। आगे ना समझ में? बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन, ध्यान से सुनना। चलो स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और लिख के ले लो बेटा। हो गया? अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल अलग तरह से देखेंगे हम। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, वो आप समझ के लेना है। यहां पे फाइंड dy/dx इफ y इक्वल्स टू 1/x²। फाइन, इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस नाउ। तो अब क्या करेंगे? आंसर, डरना नहीं है, dy/dx d/dx। मेरे प्यारे दोस्तों, y का वैल्यू कितना है? 1/x²। तो यहां पे मैं ये जो y की वैल्यू है यहां मैं रखूंगा 1/x²। अब फॉर्मूले की तरफ आओ। फॉर्मूला क्या है? x टू द पावर r या फिर आरची माइनस 1। बेटा ये x टू द पावर r ये कहां है? इसको मैं 1 लेता हूं यहां पे। कहां है मतलब क्या सर? समझ में नहीं आ रहा। ये न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है? बताओ, x टू द पावर r कहां है? अगर ये आप पूरा टर्म लोगे, अगर हम ये पूरा टर्म लेंगे, तो क्या आप मुझे बता सकते हो x टू द पावर r कहां है? न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है? न्यूमरेटर में है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला बना है न्यूमरेटर के लिए। किसके लिए? न्यूमरेटर के लिए। सर समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। जो भी टर्म डिनोमिनेटर में आएगा, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में आएगा, ध्यान से सुनना, आने वाले 2 साल तक जो भी टर्म, फिजिक्स को जब हम डेरिवेटिव लेंगे, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो आपको कहां लेना है? उसे न्यूमरेटर में लाना है। कहां लाना है उसे? न्यूमरेटर में लाना है। मतलब क्या सर? ये x² डिनोमिनेटर में है, मैं इसे लेके जाऊंगा न्यूमरेटर में, तो होगा क्या? d/dx x टू द पावर -2। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इंडेक्स का साइन कन्वेंशन चेंज होगा। आगे अभी हमारे फॉर्मूलेट में अब क्या है हमारा फॉर्मूला? आरची माइनस 1।
तो क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे, आरची की वैल्यू क्या है -2, आरची -1 हो गया। तो अब क्या आएगा -2 x to the power -3। सो दिस इज व्हाट डू वी हैव द डेरिवेटिव। क्या है बेटा ये डेरिवेटिव, समझ के लेना। क्या सर, जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला न्यूमरेटर के लिए बना है, जैसे हम बोलते हैं ना तू बना है मेरे लिए, मैं बनी हूं तेरे लिए, वैसे ही हमारा जो फॉर्मूला है वो न्यूमरेटर के लिए बना है। तो जो भी टर्म डिनोमिनेटर में आएगा ना उसे हम कहाँ लेंगे बेटा, न्यूमरेटर में लेंगे। आगे समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करो और लिख के लेना। फाइन, लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। अभी ये सेशन में हम लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। मान लो यहां पे मैंने दे दिया x to the power में भी -7। क्या दिया बेटा, -7। अब अगर मैंने इसे -7 दिया तो ये कहां भागेगा, न्यूमरेटर में भागेगा, ठीक है ना। तो चेंजेस जो होंगे वो आप करके कैलकुलेशन कर सकते हो, बट आई विल टीच यू फॉर यू पीपल वन मोर टाइम। द टर्म इज x to the power -7। तो यहां y का जो वैल्यू है मैं लिखूंगा d/dx, y का जो वैल्यू आता है 1 डिवाइडेड बाय x to the power -7। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं। ये कहां है, डिनोमिनेटर में है, मगर हमारा फॉर्मूला किसके लिए बना, न्यूमरेटर के लिए बना। तो जो भी डिनोमिनेटर में आएगा उसे हम कहां लेंगे, न्यूमरेटर में लेंगे। d/dx x to the power 7। बेटा यहां माइनस था तो ऊपर जाने के बाद क्या आया, +7। ओके, अब फॉर्मूला क्या है, आरची -1। बोलो ना बेटा क्या आता है यहां, आरची -7। तो हुआ क्या, 7 x to the power 7 -1 6। आगे ना समझ में? स्क्रीन को पॉज करो और लिख के लीजिएगा। हो गया? मुझे लगता है ये जो पहला लेक्चर है आपको समझ में आ चुका होगा। Enjoy the derivative chapter. Stay tuned for the next lecture of the derivative. Take care.